की भी घोषणा कर रहे हैं। और इस बीच नीतीश कुमार के अंदर बहुत ही बड़ा डर देखा जा रहा है। उन्हें सबसे बड़ा डर अपनी कुर्सी को लेकर लग रहा है। नीतीश कुमार के अंदर डर है कि कहीं बिहार में चुनाव के बाद उनके हाथ से सीएम पद न चला जाए। और उनके इस डर को और ज्यादा बढ़ा दिया है गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने। गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद से बिहार की पूरी सियासत गरमाई हुई है। और एक तरह से कहा यह जा रहा है कि बिहार में बहुत ही बड़ा राजनीतिक बदलाव हो सकता है आने वाले समय में। तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे यश कि अमित शाह का ये क्या बयान है, क्या जवाब है जिससे नीतीश कुमार एकदम डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप हमें बताएंगे कि अमित शाह से वो पहला क्या सवाल पूछा गया। जी धन्यवाद आराधना। अमित शाह से ये सवाल पूछा गया बिहार चुनावों को लेकर, क्योंकि अब महाराष्ट्र चुनाव जो है उनका समापन हो चुका है, मंत्रिमंडल का जो है विस्तार हो चुका है। तो अब अगले जो चुनाव होने हैं 2025 में वो दिल्ली और बिहार के हैं। तो और बिहार में जो है इनकी सरकार है एनडीए की, नीतीश कुमार की और मोदी सरकार नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की। तो इसको लेकर अमित शाह से ये सवाल पूछा गया कि जो महाराष्ट्र है उसके चुनाव के जो नतीजे आए हैं और वहाँ जो समीकरण देखने को मिला है, क्या उसका जो असर है उन चुनाव के नतीजों का जो असर है वो क्या कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। तो इसके जवाब में अमित शाह का ये कहना था आराधना कि एनडीए में किसी प्रकार की कोई दरार नहीं है। देखिए क्या पूछा जा रहा है और जवाब क्या दे रहे हैं अमित शाह, और उनके इसी जवाब को लेकर जो है बिहार में सियासी सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। क्योंकि उनसे ये पूछा गया कि जो चुनाव के नतीजे थे क्या उनका दोहराव यहाँ देखने को मिलेगा। यानी सीधे तौर पर यह पूछा गया था आराधना कि जिस तरह एकनाथ शिंदे के चेहरे पर आप लोगों ने चुनाव लड़ा, उनको मराठाओं का एक बहुत बड़ा चेहरा बताकर, अपना सीएम फेस बताकर आप लोगों ने चुनाव लड़ा, उनको प्रोजेक्ट किया, और जब उनके दम पे आपने वोट बटोर लिए तो उसके बाद एक तरह से आपने उन्हें दरकिनार कर दिया और उन्हें यह बताया कि हमने आपकी पार्टी को, शिवसेना को दो फाड़ करके अपनी सत्ता की जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी कर ली है, हमने अपनी सरकार बना ली है। अब ना आपको सीएम पद मिलेगा और ना ही कोई मलाईदार मंत्रालय मिलेगा। यानी एक तरह से अब वो साइडलाइन लगा दिए गए, हाशिए पर लगा दिए गए हैं एकनाथ शिंदे। और हाल ही में नीतीश कुमार जो हैं एकनाथ शिंदे माफ कीजिएगा देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण में भी पहुंचे थे, लेकिन वहां कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो हैं वहां मौजूद तो थे, लेकिन उनका दिमाग कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में लगा हुआ था कि अब इसके बाद महाराष्ट्र के बाद जो है बिहार में चुनाव होने हैं और वहां नीतीश कुमार के पास अभी फिलहाल कमान है बिहार की, और वहां भी जो है बीजेपी और जेडीयू की सरकार है। तो नीतीश कुमार ये भांप गए कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जो खेल बीजेपी ने महाराष्ट्र में खेला, अब अगला खेल, अगले जो विक्टिम हैं वो कहीं अगला शिकार अब नीतीश कुमार खुद ना हो जाएं। जी बिल्कुल यश, इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी कि कैसे महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से बिहार की सियासत में बड़ा खेल होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। और अमित शाह के बयान ने इन सभी चर्चाओं को और बल दे दिया है। अमित शाह से जब पूछा गया कि क्या बिहार की राजनीति में महाराष्ट्र की सियासत में जो बदलाव हुआ है उसका कुछ असर पड़ सकता है, और इस पर उन्होंने इस पर सीधा जवाब देने की बजाय इस सवाल को ही घुमा दिया और उन्होंने ये कहा कि एनडीए में कोई दरार नहीं है, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। कहीं ना कहीं एक तरह से ये इस तरफ भी संकेत दे रहा है यश कि एनडीए में दरार है, क्योंकि अगर मतलब अमित शाह जैसे सफाई देने पर उतर आए, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं इसका असर नहीं पड़ेगा या पड़ेगा, ये सब बातें छोड़कर वो सीधे इस कंक्लूजन पर आ गए कि इस एनडीए में कोई दरार नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये सवाल उठता है कि एनडीए में दरार है, आपको क्या लगता है? देखिए जब उनसे सीधा सवाल पूछा गया कि महाराष्ट्र चुनावों का नतीजा क्या बिहार चुनाव पे भी दिखेगा, उसका प्रभाव दिखेगा, तो उन्हें हाँ या ना में जवाब देना चाहिए था। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि कोई दरार नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई दरार है, इसका ही जो है जाने अनजाने में अमित शाह ने खुलासा कर दिया है आराधना। और इसको लेकर जो है अब जो सुगबुगाहट है वो इसलिए भी तेज हो गई है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को भांप गए हैं कि अब जो है बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र वाला खेल ही दोहराएगी कि वो जो उनके सहयोगी हैं उसके चेहरे पर चुनाव लड़ती है, कहती है यही हमारा सीएम फेस होंगे, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो नतीजों के बाद बीजेपी जो है वो पलटी मार जाती है नीतीश कुमार की तरह। तो अब जो है नीतीश कुमार इसको लेकर डरे हुए हैं और इसी को लेकर जो है अब वो ये चाहते हैं कि या तो चुनाव पहले हो जाएं या फिर अगर जेडीयू के साथ ही बीजेपी चुनाव लड़ती है वहां पे तो उनका वही हाल कहीं बीजेपी ना कर दे जो उसने बाकी सहयोगी दलों का किया है। यहाँ सिर्फ शिवसेना की ही बात नहीं कर सकते हम, शिवसेना तो हालिया उदाहरण है आराधना, लेकिन इसके पहले ऐसी कई पार्टियां रही हैं जिनके साथ बीजेपी ने हाथ मिलाया था, इसलिए नहीं कि उनके बीच में कोई
ताकत का बंटवारा होगा, बल्कि सत्ता की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए बीजेपी ने तमाम राजनीतिक दलों के साथ, क्षेत्रीय दलों के साथ हाथ मिलाया था। और बीजेपी का ये इतिहास रहा है और नीतीश कुमार भी इस बात को बखूबी जानते हैं आराधना, कि चाहे जैसे हरियाणा की बात करें, इनेलो है, जेजेपी है, शिवसेना का तो हालिया उदाहरण है ही, बीजेडी है, बीजू जनता दल नवीन पटनायक की, पंजाब की बात करें, शिरोमणि अकाली दल की बात करें, तो इन सभी क्षेत्रीय दलों के साथ हाथ मिलाकर बीजेपी का एक इतिहास रहा है कि वो क्षेत्रीय दलों के साथ हाथ मिलाती है, अपनी सत्ता की महत्वाकांक्षा को, लालसा को पूरा करती है, और जब उसका काम हो जाता है उसके बाद वो उन दलों को एक तरह से दरकिनार कर देती है। नीतीश कुमार अब इसी डर में है कि उनके साथ कुछ ऐसा खेला ना हो जाए। तो अमित शाह का ये जो बयान है, कहीं ना कहीं जो शक की सुइयां इसी ओर जाती है कि अगर ये सवाल नहीं पूछा गया है कि एनडीए में कोई दरार है या नहीं है चुनाव से पहले, पर अगर अमित शाह इसका खुलासा कर रहे हैं आराधना कि नहीं हमारे बीच में कोई दरार नहीं है, तो फिर सवाल यही उठता है कि आपसे तो पूछा कुछ और गया था, नाक पूछे हैं तो आप कान बता रहे हो, तो कहीं ना कहीं कोई दरार जो है पर्दे के पीछे चल रही है, और इसको लेकर दोनों ही दल अपनी अपनी जुगत में लग चुके हैं। जी बिल्कुल। और इन जो नीतीश कुमार का डर है उसे और बढ़ाने वाला बयान तब सामने आया अमित शाह का, जब उनसे दूसरा सवाल पूछा गया कि क्या अगला चुनाव भी एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा, क्या नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जब यह सवाल उनसे पूछा गया तो अमित शाह ने कहा कि ये सारे फैसले मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नहीं किए जाते। जी हां, बिल्कुल इन्हीं अक्षरों में उन्होंने इस सवाल को टाल दिया, यानी कि इसका भी साफ तौर पर उन्होंने जवाब नहीं दिया कि क्या एनडीए नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, क्या एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा एक बार फिर नीतीश कुमार को बनाया जाएगा, जो 2025 के आगामी विधानसभा चुनाव है उनमें। लेकिन यहां भी नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आई, क्योंकि अमित शाह इस सवाल का भी साफ तौर पर जवाब नहीं दे पाए। और ये कह लीजिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि अगर जो डर है उनका, एक तरह से अमित शाह का बयान उनके इस डर को सही साबित करता दिखाई दे रहा है। आप क्या कहेंगे यश इस पर? देखिए, महाराष्ट्र के टाइम भी यही कहा जा रहा था कि हम एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। यही सवाल पूछा गया कि क्या इस बार नीतीश कुमार ही आपका सीएम फेस होंगे, तो इन्होंने महाराष्ट्र में भी यही कहा था कि हाँ, एकनाथ शिंदे हमारे सीएम फेस होंगे, इन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। बाकायदा फडणवीस ने भी यही बात कही थी आराधना कि हम इन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही नतीजे आए, बीजेपी ने अपना असली रंग दिखा दिया, और उसके बाद क्या हुआ ये सब लोग जानते हैं। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो है अमित शाह के इस जवाब को जरूर सुन रहे होंगे, और उसमें जो अमित शाह ये कह रहे हैं कि हम मिल बैठ कर ये तय करेंगे, यानी अभी तक जो है बीजेपी ने यही मन बना के रखा हुआ है कि जो खेल हमने यहाँ किया वही हम यहाँ करेंगे, यहाँ नीतीश कुमार के जरिए हमने सत्ता का सुख भोग लिया। अब अगले चुनाव में जो है एपिसोड जो दूसरा है महाराष्ट्र 2.0, वो हम बिहार में खेलने का काम करेंगे। तो जिस तरह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार थी, उसको उन्होंने दो ढाई साल चलने दिया, और उसके बाद जो है जैसे ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, इनको एक तरह से इनको और इनके सहयोगियों को कमजोर करने का काम किया। तो अब कहीं ना कहीं ये जो धुआं है ये उठ रहा है बिहार की राजनीति को लेकर, और नीतीश कुमार इसको पहले ही भांप गए हैं। तो वो अपने फिराक में हैं, वो अपने हाथ पैर मारने में लगे हैं कि अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी कोई ऐसा काम करते हैं जिससे उनकी कुर्सी पर खतरा मंडराने लगता है, तो वो पहले ही अपने लिए कोई बैकडोर प्लान या प्लान बी तैयार कर लें। इसको लेकर खबर यह भी आई थी आराधना कि हो सकता है नीतीश कुमार अपना सिर्फ अपनी जेडीयू के साथ ही चुनावी मैदान में उतरे और किसी का सहयोग ना ले, क्योंकि अगर वो चुनाव लड़ते भी हैं और जीत भी जाते हैं, लेकिन अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर नहीं आते हैं, तो फिर बहुत संभावना यही बनती है आराधना कि जो बीजेपी है वो वहां दावा ये ठोकेगी कि चूंकि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आए हैं, तो भले ही नीतीश कुमार के चेहरे पर हमने चुनाव लड़ा, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से सीएम जो बनेगा वो हमारा बनेगा। और इस तरह से जो नीतीश कुमार की राजनीति है उसका समापन, उसका खात्मा करती हुई नजर आएगी बीजेपी। तो नीतीश कुमार इसको पहले से ही भांप कर अपनी जो है जुगत में लग गए हैं आराधना। जी बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के लिए एक तरफ जहां उनके सहयोगी उन्हें बहुत ही चुनौती भरा वक्त दे रहे हैं, उन्हें गंभीर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, तो वहीं उनके लिए चुनौतियां विरोधी दलों की तरफ से भी मिल रही है। विपक्ष में जो कि आरजेडी है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर, उनकी सरकार पर हमलावर हैं, और वो सवाल उठा रहे हैं सरकार के इस बीते कार्यकाल पर। उन्होंने कई सवाल उठाए और उन्होंने अपनी यात्रा भी की। अब आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव भी मैदान में डट गए हैं। एक तरफ नीतीश यादव महिला संवाद यात्रा की तैयारी में लगे हुए हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव की यात्रा का तीसरा चरण भी पूरा हो गया है, जहां उन्होंने जनता को संबोधित किया, और इस दौरान उन्होंने माई बहन मान योजना की घोषणा की है।
इस योजना के तहत आरजेडी ने महिलाओं को मान सम्मान के नाम पर राशि देने का वादा किया है। तो क्या कुछ इस घोषणा में है, आइए हम आपको सुनवाते हैं तेजस्वी यादव की जुबानी। आइए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, बिहार में जो आधी आबादी है, मेरा पूरा मानना है कि महिलाओं को जब तक हम लोग सशक्तिकरण नहीं करेंगे और कोई भी काम के लिए जब तक महिलाओं का योगदान ना हो, महिला अगर साथ ना हो तो उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। और मुझे करोड़ों जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके आशीर्वाद से मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है ये घोषणा करने में कि हमने जो निर्णय लिया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे। माई बहन मान योजना के तहत जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो महंगाई से जूझ रही हैं, जो गरीब महिलाएं अपने पसंद का खा भी नहीं पा रही हैं, कपड़ा नहीं पहन पा रही हैं, बच्चों का इलाज नहीं करा पा रही है, आर्थिक तौर पे जो कमजोर महिलाएं हैं, उनके लिए हम लोग माई बहन मान योजना के तहत सीधे उनके खाते में 2500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। और सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत हम लोग जो है कर देंगे। तो ये थे तेजस्वी यादव, और देखा आपने कि कैसे उन्होंने आरजेडी की तरफ से महिलाओं के लिए मान की योजना, मान सम्मान की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सरकार बनने के साथ ही ये योजना आगे क्रियान्वयन हो जाएगा। इस योजना के तहत पैसे आने शुरू हो जाएंगे। इससे जुड़ी क्या जानकारी आपके पास, यश, मैं आपसे जानना चाहूंगी। आराधना, देखिए, अब तेजस्वी यादव जो हैं वो उन्होंने अपनी यात्रा का अगला चरण शुरू कर दिया है और इसको लेकर ही जो वो है अपना वादे बता रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है, अगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व की सरकार बनती है तो ऐसे कौन से वादे हैं जो वो बिहार की जनता के लिए पूरे करेंगे। तो एक तो इन्होंने माई बहन योजना जो है उसका तो जिक्र किया ही, इसके अलावा और भी कुछ है। उसके साथ ही साथ एक और घटनाक्रम इसके पैरेलल चल रहा है, इसके समानांतर चल रहा है, उसकी भी हम बात करेंगे, जो नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है, जहां एक और तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं तो नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं अपने हाथ पैर खींचते हुए दिख रहे हैं, बैकफुट पर आते हुए दिख रहे हैं। तो दोनों ही घटनाक्रमों की हम बात करेंगे। पहले तेजस्वी यादव ने क्या कहा है उसको हम बताते हैं, और ये आरजेडी ने ट्वीट किया इसको। आरजेडी का कहना है कि सभी बिहारवासी गांठ बांध लें, जब बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी तब माई बहन मान योजना के तहत माताओं बहनों को 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, जिसका भी आपने जिक्र किया रातना। निशक्तजन दिव्यांगजन पेंशन, दिव्यांगजनों को हर महीने मिलने वाले 400 रुपए को बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ विधवा पेंशन की बात की तेजस्वी यादव ने कि विधवा माताओं बहनों को हर महीने मिलने वाले 400 रुपए को बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ वृद्धजन पेंशन की बात करें तो वृद्धजनों को हर महीने मिलने वाले 400 रुपए को बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया जाएगा। यानी वृद्धजनों को, विधवाओं को, निशक्तजनों को और दिव्यांगजनों को 1500 रुपए मासिक देने की बात कही है तेजस्वी यादव ने, अगर उनकी सरकार बनती है तो। इसके साथ ही साथ हर घर को हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, इसका भी वादा किया है तेजस्वी यादव ने। और साथ ही साथ स्मार्ट मीटर के अनाप शनाप बिजली बिल के दुष्चक्र से मुक्ति दिलाई जाएगी। यानी अभी जिसको स्मार्ट चीटर भी बताया था हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान, तो उससे जो है मुक्ति दिलाने की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। और ये तमाम वादे थे जो उन्होंने किए। लेकिन आप देखिए तेजस्वी यादव जहां अपनी यात्रा का एक और आगाज कर चुके हैं, एक नए चरण का, तो याद होगा आपको आराधना और हमारे दर्शकों को भी याद होगा कि 15 दिसंबर से नीतीश कुमार भी अपनी महिला संवाद यात्रा का आगाज करने वाले थे, लेकिन उसकी कोई खोज खबर ही नहीं है, कोई अता पता ही नहीं है। और जब पता किया गया तो यही बात निकलकर सामने आई कि नीतीश कुमार की ये जो महिला संवाद यात्रा है आराधना, ये कैंसिल हो गई है। और इसको लेकर जो है सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार की यात्रा क्यों कैंसिल हुई। क्या तेजस्वी यादव जो लगातार मुखरता के साथ ये सवाल उठा रहे थे कि 2 अरब रुपए जो नीतीश कुमार है वो सिर्फ 15 दिन की यात्रा पर आधी आबादी से अपने ही राज्य में मिलना है, उसके लिए 2 अरब रुपए की फिजूल खर्ची कर रहे हैं। क्या उसके दबाव में आकर नीतीश कुमार जो है उन्होंने अपना प्लान चेंज कर लिया, या किसी और कारण से ये जो प्लान है वो चेंज हो गया। यानी एक तरह से संभावना ये बन रही है आराधना कि तेजस्वी यादव की ओर से जो दबाव है, विपक्ष का दबाव है, वो तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये दबाव तेजस्वी नीतीश कुमार पर बीजेपी की ओर से भी पड़ता हुआ दिख रहा है कि उसकी जो सहयोगी है राज्य सरकार में,
वो कहीं ना कहीं कोई खेला करने के चक्कर में है और नीतीश कुमार को इसीलिए अपने प्लान पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। और हो सकता है इस दबाव के चलते भी, यानी दो तरफा दबाव जो है, एक तो अपने साथी के दबाव में ही और दूसरा विपक्ष के दबाव में, नीतीश कुमार एक तरह से सैंडविच बनते हुए दिख रहे हैं, उन पर दोनों तरफ से दबाव है। तो हो सकता है कि उन्होंने इस दबाव के चलते अपनी ये जो महिला संवाद यात्रा है वो टाल दी है। और अब इसको लेकर जो है आगे ये कहा जा रहा है कि 22 या 23 तारीख को ये जो यात्रा है दोबारा शुरू होगी, लेकिन इसको लेकर कोई अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई आराधना। यानी एक तरह से ये जो प्रचार की बात कह रहे थे कि बिहार चुनाव का आगाज हो रहा है, मैं प्रचार करने वाला हूं और महिला संवाद यात्रा करूंगा, उसको लेकर एक तरह से ये शुरुआत में ही एक तरह से मुंह के बल गिरते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। जी बिल्कुल, यानी नीतीश कुमार के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा देखने मिल रही हैं। एक तरफ उनके अपने ही सहयोगी उनकी चिंता बढ़ा रहे हैं, तो तेजस्वी यादव उनके लिए बड़ी बड़ी चुनौतियां लेकर सामने खड़े हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि छात्र का आंदोलन भी नीतीश कुमार की चिंता को बढ़ाता नजर आ रहा है। बिहार में बीपीएससी का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। हमने आपको बताया कि बीपीएससी की परीक्षा के दिन किस तरह से परीक्षा केंद्र के बाहर हंगामा देखने को मिला, जहां छात्र एक बार फिर प्रदर्शन पर निकल आए। खासकर पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हमने देखा, जहां छात्रों का आरोप था कि पेपर लीक हो गया है। और इस दौरान जब उन्हें जरूरत थी जब जरूरत इस बात की थी कि बातचीत से इस मुद्दे को सुलझाया जाए यश, तो वहां पर डीएम ने बल्कि छात्र पर ही हाथ उठाए। और अब कहा यह जा रहा है कि डीएम के खिलाफ अभी तक कार्रवाई की कोई बात तो सामने नहीं आई, लेकिन छात्रों पर जरूर कार्रवाई की जानकारी सामने आई। यश, इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, हाल ही में बीपीएससी का जब एग्जाम हो रहा था आराधना, तो बापू एग्जाम सेंटर है पटना में, वहां भी जो परीक्षार्थी थे वो पहुंचे थे, लेकिन वहां जो अनियमितताएं सामने आई उसको लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। और वो अनियमितता ये थी कि एक तो पेपर आधे घंटे लेट बटे, और उसमें जो डीएम थे उनका स्पष्टीकरण या बहाना कह सकते हैं वो ये था कि 288 पेपर कुल पहुंचने थे अटेंडेंस के हिसाब से, लेकिन पहुंचे थे 192 ही पहुंचे थे। तो बाकी जो पेपर थे वो हमें अरेंज करने में समय लग गया, उसमें वो आधा घंटा समय चला गया, इसलिए बाकियों को पेपर आधे घंटे बाद वितरित किए गए, ये उनका कहना था। लेकिन छात्रों का सीधा सीधा आरोप था कि आप ये बहानेबाजी कर रहे हैं, असल में आपका काम ये था कि प्रशासन के इशारे पर आप लोगों ने पेपर लीक करवाने का काम किया है। और इसको लेकर जो छात्र हैं वो अपनी OMR शीट लेकर बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए थे। और वहां एक सहायक केंद्र अधीक्षक थे राम इकबाल सिंह, उनको अचानक हार्ट अटैक आया और उनकी वहां पे मृत्यु हो गई, मतलब उनको अस्पताल ले जाने में देरी हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। इसको लेकर आज बीपीएससी जो है बैठक कर रहा है, और उसमें खबर यह निकलकर सामने आ रही है आराधना कि जो छात्र हैं जो उस समय आंदोलनरत थे वहां, और जिनकी मौजूदगी में इस अधीक्षक की मृत्यु हुई, तो अब छात्रों को आरोपी बनाने की तैयारी में है बीपीएससी, और वो ये कहेगी कि इन पर हत्या का मुकदमा चले, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चले, क्योंकि इनकी मौजूदगी में उस अधीक्षक की इनकी वजह से मृत्यु हुई है। यानी एक तरह से जो छात्र अपने हक की मांग के लिए मैदान में उतरे थे और प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ अब हत्या का मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है। जबकि अगर हम देखें तो जो पूरा विवाद था यश, वहां पर डीएम के थप्पड़ मारने से छात्रों में आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया था, और इसलिए ये प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र हो गया था। और लेकिन अभी तक डीएम के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन छात्रों के खिलाफ जरूर ये सामने आ रहा है। तो ये आपको क्या लगता है कि प्रशासन के तरफ से कहाँ क्या खामी है, क्या ये सही है? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि अचानक से छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। छात्र जानते थे कि बीपीएससी में बहुत लंबे समय से धांधली हो रही है, अनियमितताएं हो रही हैं। चाहे वो जो इनिशियल स्टेज है, शुरुआती स्टेज, फॉर्म भरने का जो स्टेज होता है, वहां से लेकर परीक्षा होने तक की जो आखिरी स्टेज है, वहां तक बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। ये छात्र लंबे समय से जानते हैं। वो नियमितीकरण की भी मांग कर रहे थे, उसको लेकर भी उतरे थे। उनकी 5-6 सूत्रीय मांगे थी कि फॉर्म भरने की मियाद जो है वो आगे बढ़ाई जाए, पेपर जो है एक ही पाली में हो, तो नॉर्मलाइजेशन हो, इस तरह की तो मांग कर रहे थे। लेकिन बीपीएससी ने और जो राज्य सरकार है उसने छात्रों की मांगे नहीं मानी। और जब माफ कीजिएगा, जब एग्जाम रखवाया उन्होंने, तब भी उसमें एक गड़बड़ी सामने आई कि आप जो है बापू एग्जाम सेंटर में आप जो है पेपर एक तरह से लीक हो रहा है, ऐसा छात्र आरोप लगा रहे हैं। और जो डीएम का वहां थप्पड़ मारने का मामला था, उसने इस मामले को और गरमा दिया। और कहीं ना कहीं जो है डीएम भी शायद इसी मंशा, डीएम की भी यही मंशा रही होगी कि कहीं ना कहीं ये मामला जो है गरमा जाए, और छात्र जो हैं जो बार बार सड़कों पर उतर रहे हैं, उनको किसी ना किसी बहाने से, क्योंकि थप्पड़ मारेंगे तो छात्र और उनके साथ जो और सहयोगी हैं वो उग्र हो जाएंगे, और प्रशासन को एक बहाना मिल जाएगा इनको जेल में ठूंसने का। तो इसलिए इन्होंने शायद डीएम को कहीं से आदेश आया होगा या उनका मन हुआ, वो तो शहर के सर्वा हैं, तो उन्होंने थप्पड़ मार दिया। और जैसा होना था कि छात्रों का जो है प्रदर्शन उग्र हो गया इसको लेकर, और देश भर में इसकी गूंज सुनी गई। और अब इसको लेकर जो है जो आंदोलन कर रहे थे, जो
चर्चा की मांग कर रहे थे, क्योंकि ये मसला ऐसा था आराधना कि इस पे चर्चा से भी जो है मामला सुलझ सकता था, लेकिन प्रशासन इसको इस हद तक ले गया कि छात्र को थप्पड़ मारने के बाद ये मामला गरमा गया। तो जो डीएम है वो उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है बीपीएससी ने, जबकि उन्होंने एक तरह से उस पर एक छात्र को थप्पड़ मारा और उस थप्पड़ मारने की वजह से ये मामला उग्र हुआ। लेकिन छात्र जो वहां आंदोलन कर रहे थे उनको ही एक तरह से आरोपी बनाने का काम कर रही है बीपीएससी। जी बिल्कुल, ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या डीएम का थप्पड़ मारना सत्ता का दुरुपयोग नहीं है? क्या छात्रों को अपने हक के लिए आवाज उठाने का अधिकार नहीं है? और क्यों प्रशासन अब उन पर हत्या की कार्रवाई करना चाहता है? ये कहां तक तर्कसंगत है, कहां तक सही है? इन सभी सवालों से नीतीश सरकार घिरी हुई है और इसके जवाब जरूर उन्हें इस विधानसभा चुनाव तक मिल जाएंगे। इसका साफ असर इस विधानसभा चुनाव पर पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। यश, आपका भी बहुत बहुत